curriculum in a particular direction and provides us with the results desired by us. चाहे रिसर्च हो, हम रिसर्च पैराडाइम पढ़ते हैं, वो भी एक पर्सपेक्टिव है और वही पर्सपेक्टिव हमको ये निर्धारित करने का मौका देती है कि हमें कौन से मेथड का उपयोग करना चाहिए किसी भी पैराडाइम में। सेम वे करिकुलम के लिए भी हमारे पास अपने कुछ परिप्रेक्ष्य होने ज़रूरी हैं, पर्सपेक्टिव ज़रूरी होने ज़रूरी हैं, क्योंकि यही परिप्रेक्ष्य हैं या पर्सपेक्टिव्स हैं जो हमको दिशा देती है और जो हमको बताती है कि हमको इन चीज़ों में क्या-क्या रखना चाहिए। आम तौर पर अगर हम देखेंगे तो किसी भी करिकुलम के लिए एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक एक्सपीरियंशियल पर्सपेक्टिव हो सकता है, डिसिप्लिन पर्सपेक्टिव हो सकता है, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव और कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव हो सकता है। जब भी हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव, तो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से हमारा बेसिक मोटो क्या होता है? तो बेसिक मोटो होता है हमारा उसका कि जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, हमारे वेद, ग्रंथ, पुराण जो भी हैं, उसमें जो भी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है समाज के पास, वो चीज़ें हम उसको ट्रांसमिट करें। दैट इज़ अ ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव। हमको ऐसा इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक ये नहीं होता है कि आप आगे ना बढ़ें। पर कहने का मतलब ये है कि आप पीछे वाले को ना छोड़ें और जो आपका पुराना इतिहास है, जो आपकी पुरानी संस्कृति है, जो आपका पुराने ग्रंथ हैं, उन पुराने ग्रंथों में से आप पहले जितना हो सकता है उतना लीजिए। और उसके साथ-साथ ठीक है, अगर आपको कुछ और जोड़ना है, जोड़ लीजिए नया, समथिंग लाइक दैट। नॉर्मली लोग ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव का अर्थ ऐसा ही समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पुरानी चीज़ें हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पुराने ग्रंथ और उसी को रखना है। हाँ, इन्होंने बोला ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव का एक मतलब ये ज़रूर होता है कि आपको अपने पुराने ग्रंथों का आधार रखना है, वो तय है। पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है या उसका मीनिंग कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि आप नई चीज़ों को साथ में नहीं ले सकते हैं। पर फिर भी ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव का मतलब ही ये होता है कि जो पुराने आपके पास ग्रंथ हैं, उनमें से आपको जो लगता है कि समाज के लिए उपयोगी हैं, उन चीज़ों का उपयोग कीजिए। ये नॉर्मली जो बेसिक लिखने-पढ़ने वाले स्किल हैं और जो मूल्य हैं समाज के, उन पर खास ध्यान केंद्रित करता है। ऑन द बेसिक लिटरेरी स्किल्स और वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी उस पर ये खास फ़ोकस करता है। कि समाज के क्या मूल्य होने चाहिए? हमारे समाज के मूल्य क्या हैं और बच्चों में क्या-क्या मूल्य होने चाहिए? दूसरा है एक्सपीरियंशियल पर्सपेक्टिव इसको हम आनुभविक परिप्रेक्ष्य कह सकते हैं, है ना? जब भी हम अनुभविक तो ये अनुभव के आधार पर होता है। अनुभव के आधार पर अभी पैंडेमिक गया, पैंडेमिक ने हमको एक बड़ी अच्छी सीख दे दी कि भाइयों और बहनों अपने-अपने स्वास्थ्य का पूरा-पूरा ख़्याल अपने खुद से रखिए। अगर ज़रा-सी भी आपने कुछ आगे-पीछे किया तो हम हैं आपको जकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए और तोड़ने के लिए भी, पूरा-पूरा तोड़ देंगे। समथिंग लाइक दैट। हेल्थ सिंस दिस लास्ट 2 इयर्स पहले भी हम मेडिक्लेम लेते थे। ऐसा नहीं था कि नहीं लेते थे। शायद 20 साल पहले वाली बात थी तो हमने उतना बहुत ध्यान नहीं दिया। पर अभी अब मेडिक्लेम लेना हम लोगों ने एक नैतिक फ़र्ज़ समझ लिया है कि भाई इसके बिना हमारा उद्धार ही नहीं होना है और मेडिक्लेम लेने से ही हमारा कल्याण होना है। ओके, समथिंग लाइक दैट हमने ले लिया। बेसिकली वी शुड केयर फॉर आवर हेल्थ दैट आवर हेल्थ शुड बी ओके, समथिंग लाइक दैट ये एक ज़रूरी चीज़ है समाज के लिए। अभी आज इन दिनों 2-3 सालों में कुछ ज़्यादा ही जागरूकता आ गई है। हमारे बच्चों को हमें तैयार करना है और हर बच्चे को तैयार करना है ताकि वो अपनी जॉब अपने से ढूँढ सके, अपने लिए कुछ काम ढूँढ सके, कुछ पैसा अर्जित कर सके। तो वोकेशनल ट्रेनिंग की बात आती है, कुछ वैसा भी हो जाता है, ये भी अनुभव कहता है कि भई बच्चे तैयार तो होने चाहिए, कुछ 4 पैसे तो कमाएँ। हमको ये भी सोचना है कि आज हम हमारे बच्चों को लगभग ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम आराम से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो ठाट से पढ़ाते हैं और गौरव भी लेते हैं कि वाह, वाह! मेरा बेटा या मेरी बेटी एमएससी कर रही है, एमए कर रही है, एमसीए कर रही है, मेडिकल कर रही है। फाइन,
दे आर डूइंग, कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप करवा रहे हैं वो भी अच्छी बात है ना? पर साथ में क्या, आई थिंक वी शुड, हमको और हमारे समाज को अब एकदम टाइम पक गया है कि वी शुड हेल्प आवर स्टूडेंट्स नो एंड लर्न हाउ टू अर्न। 10वीं के बाद से उनको थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस तो हमको देनी ही चाहिए कि आप जाओ, थोड़ा कमाओ, चाहे पेपर फेंको या जहाँ जो करना है वो कर, पर कुछ कमाओ, हल्का-सा कमाओ। ₹100 भी कमाओगे तो उस ₹100 का मूल्य समझोगे कि कमाया कैसे जाता है। And I think society will be at a better place and the students may have a better understanding. We may think it is up to us, okay, पर एनीवे वी वोकेशनल ट्रेनिंग वाली भी बात आ जाती है। सिटीज़न कैसे होने चाहिए, नागरिक कैसे होने चाहिए? हम आम तौर पे देखते हैं कि गली के नुक्कड़ पर या फिर कहीं भी चौराहे पर हम देखते हैं लोग जमा रहते हैं, कभी भी कहीं से भी कुछ भी कमेंट आते-जाते रहते हैं। लोग किसी भी तरीके से कुछ भी करने के लिए मुक्त हैं, लोकशाही है और फिर फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है हमारा, है ना? कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है। इसका लोग दुरुपयोग भी करते हैं। राइट टू स्पीच है, पर राइट टू स्पीच इज़, आपको ध्यान रखना है कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। आप किसी के लिए गाली नहीं बोल सकते, ये आपको ध्यान बिल्कुल से रखना है और अगर बोलते हैं, तो तकलीफ में आएँगे आप। राइट टू एक्सप्रेशन है, पर वो एक्सप्रेशन भी कैसे? आप कुछ भी ऐसे एक्शन नहीं कर सकते जो किसी को भी या समाज को या किसी को भी खराब लगे, वैसा काम नहीं कर सकते। अपने घर में टेप बजा रहे हैं और एकदम फुल वॉल्यूम में डीजे लगा के बैठ गए हैं, टेप में डीजे लगा के बैठ गए हैं और आप सोच रहे हैं, आप मज़े ले रहे हैं। अब दूसरों को भी सोचते हैं कि वो भी मज़े ले रहे हैं। अरे नहीं आता है यार मुझे मज़ा, नहीं आता है मज़ा। वी हैव टू हेल्प, ये डिस्टर्बेंस है। यहाँ एक्सप्रेशन वाली चीज़ नहीं आती है कि आपको पसंद है गाना तो आप ज़माने को बताएँगे कि मुझे ये गाना बड़ा पसंद है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। इन शॉर्ट, हमारे कुछ ये अनुभव होते हैं और उस अनुभव के आधार पर जब भी हम हमारे करिकुलम तैयार करते हैं, हम उसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल पर्सपेक्टिव। यहाँ पर हम खास देखते हैं कि उन सारी चीज़ों को हम रखते हैं जो बच्चों के जीवन में मदद रूप हों। बच्चों के जीवन में मदद रूप हों और उसके लिए हम लगभग होलिस्टिक टाइप का रखते हैं। जॉन डीवी ने ये पर्सपेक्टिव रखा था, है ना? और लगभग उसमें हम हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग और सिटीजनशिप वगैरह-वगैरह की बात करते हैं और इन सारी चीज़ों पे हम करिकुलम में फ़ोकस करते हैं। एक तीसरा पर्सपेक्टिव है डिसिप्लिन पर्सपेक्टिव, जैसे नाम बताता है, विद्या शाखा। तो किसी भी शाखा, मैथमेटिक्स वाले हैं, तो मैथमेटिक्स में आपके मास्टर एक हमारे पहले अ, आज से अ, लगभग 10 साल पहले तक हम लोग सब वो सिंगल सब्जेक्ट में मास्टरी, एक्सपर्टीज़ की बात करते हैं। अब एक्सपर्टीज़ लोग कम पूछते हैं, अब हम बोलते हैं कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। कुछ वैसे लोगों की अब आजकल ज़्यादा ज़रूरत होने लगी है और कुछ वैसा ही काम हम करवाते भी हैं। तो डिसिप्लिन पर्सपेक्टिव जब बात आए तो मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के आपको एक्सपर्ट बनना है, स्पिरिचुअलिज्म तो स्पिरिचुअलिज्म के आप एक्सपर्ट बनिए, समथिंग लाइक दैट। वो पर्टिकुलर शाखा पे ही फोकस करता है और उस शाखा से संबंधित जो कंटेंट है उसमें वो बोलता है कि आप इसी चीज को देखो और इसके तह तक जाइए। दैट इज द डिसिप्लिन पर्सपेक्टिव। जो भी पर्टिकुलर शाखा हो उसकी मास्टर उसका संपूर्ण ज्ञान छात्र को होना चाहिए। चौथी पर्सपेक्टिव है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। आजकल ये ज़्यादा चलती है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य बोलेंगे वो, है ना? इसमें हम नॉर्मली बिहेवियर पर फोकस करते हैं और आउटकम बेस्ड लर्निंग, अभी मैडम भी माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लानिंग की बात कर रहे थे। तो लेसन प्लानिंग में भी हम लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स क्या है? दैट इज़ द बिहेवियरल चेंज। हम कोई भी काम, अभी भी हम लोग ये काम कर रहे हैं, ना? तो वी वांट सम बिहेवियरल चेंज। इसके बाद कुछ चेंज आना चाहिए। क्या चेंज आना चाहिए? वो हम पहले निर्धारित करके रखते हैं और उसी को हम लर्निंग आउटकम में रखते हैं कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू, वो ये कर पाएगा, वो कर पाएगा, वो भेद दे पाएगा, तफावत बता पाएगा, इसकी व्याख्या दे पाएगा।
समथिंग लाइक दैट। वो है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। इसमें उन सारे सब विषयों का चयन होता है या पसंद ये की जाती है, मतलब जो व्यवहार में ज़रूरी हैं, एकदम ज़रूरी हैं। अब उसी के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास मैथ, साइंस, इंग्लिश ऐसे बोले, मैथ्स तो गिनती के लिए ज़रूरी है, विज्ञान के बिना तो हम पढ़ ही नहीं सकते। सामाजिक विज्ञान, एक समाज में रहना है तो सामाजिक विज्ञान ज़रूरी है। भाषा, तो बोले एक भाषा से तो चलेगा ही नहीं, 3 भाषा चाहिए, एक मातृभाषा होनी चाहिए, एक लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए और एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अभी एडिशनल बोले इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हमें पढ़ना चाहिए, चौथी हो जाए तो भी कम नहीं है। बोले भाषा तो जितना अच्छा है, जितना रखेंगे उतना अच्छा है और किसी भी विषय को सीखने के लिए भाषा तो ज़रूरी है। समथिंग लाइक दैट। ऐसे सारी चीज़ों को लेते हुए ये बिहेवियरल पर्सपेक्टिव चलता है। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव की खासियत यही है कि वह लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रख के वो करिकुलम बनाता है कि करिकुलम ऐसा हो कि जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो। जो भी कराते हैं हम, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हम ये करवा रहे हैं, ये कहानी पढ़ा रहे हैं, तो ये कहानी का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है? और बच्चे इसके बाद ये कहानी पढ़ने या सीखने के बाद क्या करेंगे? वो चीज़ निर्धारित होनी चाहिए। और एक अंतिम है, वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। हम कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी, तो इसमें हम हमारी तरफ से कुछ ठसाने की कोशिश नहीं करते। आइडिया यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है, बच्चे उन इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और उसके बाद फिर उस पर सोचते हैं, समझते हैं और अपने तरीके से उन्हें जो अच्छा लगता है, वो चर्चा विचारणा के अंत में शेयर करते हैं, बताया जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। यहाँ पर रट्टू सिंह उनके काम नहीं है। यहाँ पर उनका काम है जो सोच सकते हैं। आपको सोचना है, सोचना पड़ेगा। अगर सोच सकते हैं तो सोचिए। इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन थिंकिंग स्किल। और सोच करके आपको शब्दों को पकड़ना है, शब्दों को पकड़कर उसके संकल्पना को समझना है और फिर उस पे से आपको बढ़ना है, सोचना है। दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। ये कुछ आम और कॉमन पर्सपेक्टिव्स हैं। अलग-अलग किताबों में अलग-अलग चीज़ें दी गई हैं, बराबर। उसी इन्हीं चीज़ों को कुछ ऐसा भी आइडियल, तो ये समथिंग वो ट्रेडिशनल टाइप का हो गया, फॉर्मल यानी जो अभी हमने देखा सेकंड एक्सपेरिएंशियल टाइप का कुछ वैसा हो गया, ओके। परसीव्ड, ऑपरेशनल, एक्सपेरिएंशियल लगभग मिलते-जुलते। परसीव्ड, ऑपरेशनल मतलब जो एकदम व्यवहार में आपके लिए काम के हों, वो तुरंत पे तुरंत जॉब मिलना चाहिए। बच्चे को जो ज्ञान चाहिए या जिसके लिए वो कोर्स कर रहा है, वो चीज़ उसका फलीभूत होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। इसी को पर्सपेक्टिव को फिलॉसफी के आधार पर देखेंगे, तो फिलॉसफी के आधार पर हम इसको नेचुरलिस्टिक, प्रैग्मेटिस्ट, रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक बता सकते हैं। नेचुरलिस्टिक मतलब बच्चा जैसे सीखता है, सीखने दीजिए। अभी आजकल एनईपी 2020 खूब बोलती है कि बच्चा अपने समय पे, अपने तरीके से उसे जो पसंद आएगा वो। अब ये सोचना रहा कि सच में वैसा हो सकता है? हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है? हमारे पास उतने शिक्षक हैं या नहीं हैं? बच्चे को कहाँ बिठाया जाएगा? वो फैसिलिटी कहाँ प्रोवाइड की जाएगी? इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वो सोचना रहा। पर ख़ैर आज की तारीख में एनईपी बोलती तो है कि बच्चे को जो चाहिए वो मिलेगा। साइंस वाला कॉमर्स पढ़ना चाहे, अब सोचना ये भी रहा कि साइंस वाला कॉमर्स क्यों पढ़ने लगा? और अगर जो साइंस वाले को कॉमर्स ही पढ़ना होता तो कॉमर्स में क्यों आता? पर फिर भी ठीक है, साइंस वालों को सपोज़ म्यूज़िक पढ़ना है, तो म्यूज़िक पढ़ना होता तो म्यूज़िक में चले जाता वो। पर फिर भी शायद किसी को हो कि म्यूज़िक भी पढ़ना है साइंस के साथ, तो दिया जाएगा। पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये तो सोचना रहा। दूसरी चीज़, साइंस वाले बच्चे, उनके माँ-बाप, आज कोई भी जो हमारे समाज के साइंस लेने वाले बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं, हमको ये देखना रहा कि क्या वो पेरेंट्स सच में चाहते हैं कि उनके बच्चे म्यूज़िक करें, ड्राइंग करें, क्राफ्ट करें, ऐसा वो सोचते भी हैं? ये ये सोचना रहा। और जब तक हमारा समाज इन चीज़ों से पीड़ित रहेगा, जो
पेरेंट्स हैं, वो इन चीज़ों से पीड़ित रहेगा, कहीं कुछ नहीं होना है। शायद अड़चनें आएँगी, खूब अड़चनें आएँगी। तो ख़ैर नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपको ये देता है कि भई आपको आपके बच्चे को जैसे पढ़ना है, वैसे पढ़ेगा। जब पढ़ना है, तब पढ़ेगा। प्रकृति के गोद में वह खेलेगा और खेल कर सीखेगा। सभी की मर्यादा अपनी-अपनी होती है, इसकी भी है, पर फिर भी ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा है प्रैग्मैटिस्ट। प्रैग्मैटिस्ट मतलब पूरा व्यवहारवादी। व्यावहारिक रहना है। ये बिहेवियरल वाला जो हमने देखा अभी, मेरा बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, वो ये पूरा प्रैग्मैटिस्ट है, जॉन डुई का दिया हुआ है। अगेन वो ऑब्जेक्टिव्स पर फ़ोकस करता है, कि कोई भी चीज़ जो व्यवहार में आप नहीं ला सकते, वैसी चीज़ों को हमको ध्यान में ही नहीं लेना है, छोड़ दो उसको। तो व्यावहारिक हो वो बात करो, 500 साल पहले क्या चलता था, आज वो नहीं चल रहा है, छोड़ो उसको, हटाओ, कुछ वैसा। रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी है वास्तववादी। अभी हमने कहा आगे वाली क्लास में कहा था कि जो शिक्षा हमको कमाने के लिए तैयार न कर सके, उन शिक्षा को उखाड़ फेंकना चाहिए। और चौथा है बोले शिक्षा का काम आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक वो जो बोल रहा है कमाने खटाने की बात ही नहीं है। आइडियल आइडियलिस्टिक बनो, है ना? आपको ये करना है तो यही करना है, समथिंग लाइक मिलिट्री, है ना? आपको जड़ता से आपको अपने स्व को महसूस नहीं करना है, आपको महसूस करना है मूल्यों को। आपको महसूस करना है उन मूल्यों को, और उन्हीं मूल्यों को जकड़ कर आपको जीना है, रहना है। अगर आपने गलत किया है तो आपको सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए। भले आपने ये गलत किसी और लोगों के अच्छे के लिए किया है, भले किया है। आप रॉबिन हुड हैं तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, आपको सज़ा दी जाएगी, फांसी ही होगी आपको। समथिंग लाइक दैट। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द पर्सपेक्टिव। इसके सिवाय अगर और तरीके देखेंगे देखने के, तो मोड ऑफ एजुकेशन, कैसे एजुकेशन दिया जाता है? तो नॉर्मली हमारा एजुकेशन फॉर्मल, इनफॉर्मल और अनफॉर्मल फॉर्मल वे में दिया जाता है। जब भी हम फॉर्मल बोलते हैं तो हमारे क्लासरूम हमारे सामने आ जाते हैं, और समय टाइम टेबल, नाम भी दे दिया हमने, टाइम टेबल, समय पत्रक, और समय पत्रक, हाजिरी पत्रक सब कुछ आ जाता है। जितने पत्रक हैं सारे पत्रक आ जाएँगे, और बस हम पत्रकों में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। बच्चे समझे ना समझे कोई दिक्कत नहीं है, पर पत्रक तो भरना है तो भरना है। क्लासरूम में वहाँ बैठना ज़रूरी है। दैट इज़ समथिंग व्हाट वी कॉल फ्लेक्सिबिलिटी। शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं। पर फिर भी ये एक फॉर्मल फॉर्म है। यहाँ पर टाइम, जगह और कंटेंट सब फिक्स है। टाइम, जगह और कंटेंट, तीनों 3 एस्पेक्ट जो फिक्स है। पढ़ने वाले भी फिक्स हैं और पढ़ाने वाले भी, दोनों ही फिक्स हैं। इन अ वे फॉर्मल मतलब कंप्लीट जड़। इसमें आप ज़रा-सा भी आनाकानी नहीं कर सकते। ये तो ये, मेरी क्लास में अभी अगर 40 हैं, तो 40 से ज़्यादा इसमें कोई बैठ नहीं सकते। उतने ही हो सकते हैं। आपको अभी मेरा सेशन है तो मैं ही पढ़ा सकता हूँ। समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ फॉर्मल। इट इज़ प्योरली इंटेंशनल। इसमें भी खैर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जब बोलते हैं तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर इसमें यहाँ उतनी जड़ता नहीं होती है जितनी फॉर्मल में होती है। फॉर्मल में कंप्लीट जड़ता है। सॉरी, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में आपके पास बिल्कुल भी जड़ता नहीं होती है। आराम से आप कहीं भी आते-जाते रास्ते में, सड़क पर कुछ भी आपने मेरा देखा, कोई एक्टिविटी चल रही है, तो आप उन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेकर के आप सीख सकते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, आपने सुन लिया, कोई गाना चल रहा है, उसमें से आपने सीख लिया, कोई मूवी देख लिया। दीज़ आर ऑल इनफॉर्मल पर्सपेक्टिव्स ऑफ करिकुलम एंड अनफॉर्मल। इस अनफॉर्मल को हम कई बार नॉन फॉर्मल भी कहते हैं। ये फॉर्मल से मिलता-जुलता है। जैसे हमारा डिस्टेंस एजुकेशन, है ना? तो वहाँ कंटेंट है आपके पास, कंटेंट फिक्स है, पर आपके लिए टाइम और जगह, ये दोनों के फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लीट है। आप अपने समय पर कर सकते हैं। कायदे से अपने समय पर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जगह भी आपकी नॉर्मली होती है। आप पसंद कीजिए कौन सी जगह पसंद करना है आपको। दैट इज़ अनफॉर्मल पर्सपेक्टिव। यानी कि बच्चों को अपने समय पर जो फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो कायदे से यहाँ पर आपको दिखती है और मिलती भी है। एक और है पर्सपेक्टिव,
और वो है पेडागॉजी कैसा है, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन वो कैसा है। तो कहीं पर टीचर वही बोल करेगा, कहीं स्टूडेंट उसकी छुट्टी है, उसको जब पढ़ना है पढ़े, जैसे पढ़ना है डिस्कस करें, शेयरिंग करें, इंटरेक्शन करें, सेमिनार दें, कॉन्फ्रेंस करें, समथिंग लाइक दैट। टेक्नोसेंट्रिक, हाँ टेक्नोलॉजी है। अभी आजकल यूजीसी ने भी हमको छुट्टी दी है अच्छे से कि आप 40% कोर्स जो है ऑनलाइन करवा सकते हैं, हमको लाभ लेना चाहिए, लेते हैं तो उसका फायदा, ऑब्जेक्टिव कितना पूरा हुआ ये बात की बात है, वो सोचना रहा। ऑब्जेक्टिव पूरा होता है भी या नहीं होता है ये भी सोचना रहा। बच्चों को मजा आता है या नहीं आता है ये देखना रहा, ठीक। बट देन टू, हमारे वहां हमने अभी 30 घंटे का 2 क्रेडिट का कोर्स दिया, लोगों ने 1 घंटे में वो कोर्स कर लिया और सब लोग सर्टिफिकेट लेकर आ गए। हमने 5 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च किए, हमारी यूनिवर्सिटी ने 5 करोड़ खर्च किया, सभी स्टूडेंट्स को फ्री दिया। इंडिविजुअल 1 साल का कोर्स का फी 30,000 रुपया है उसका, हमने फ्री ऑफ चार्ज वो दिया, सभी स्टूडेंट्स को फ्री दिया। तो पता नहीं शायद लोग समझ नहीं पाए या क्या हुआ क्या नहीं, लोगों ने 1-1 घंटे में कर दिया। ओवर एंड अबाउट दैट मुझे ऐसा भी लगा कि शायद जबरदस्ती वाली चीज थी कि आज कभी भी किसी को भी मेरी इच्छा है और तब आप मुझे बिठाते हैं तब, और मेरी इच्छा नहीं है तब आप मुझे बिठाते हैं, इन दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है। जो लोग यहाँ कायदे से करिकुलम के बारे में जानना चाहते हैं उनको लिए ये सेशन बढ़िया से बढ़िया, और जिन्हें नहीं जानना है उनके लिए हम क्या कर रहे हैं ये हमको देखना रहा और सोचना रहा, और क्या वो वाजिबी है या नहीं वो भी सोचना रहा। तो समथिंग लाइक दैट, टेक्नोलॉजी टेक्नोसेंट्रिक भी एजुकेशन अभी आजकल शुरू हो गया है, और कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल ही रहे हैं। हम लोग क्लासरूम में भी पीपीटी वगैरह यूज करते हैं, अभी भी मैं पीपीटी यूज कर ही रहा हूँ, साथ में मैं भी हूँ। पर हमने यहाँ पर पीपीटी को एक टूल के तौर पर लिया है। हियर पीपीटी इज नॉट माय मास्टर, ये मुझको नहीं चला रहा है, मैं इसको चला रहा हूँ। तो हमको ये भी देखना ना कि टेक्नोलॉजी को यूज करना है, पर शिक्षा एजुकेशन में ह्यूमन लाइव ह्यूमन बींग्स रहते हैं, इनकी फीलिंग्स है, और ये फीलिंग्स को टेक्नोलॉजी नहीं समझ सकती है। इसको मैं और आप जब आमने सामने आते हैं तो वो टाइम पे जो चर्चा होती है वो चीज अलग ही होती है। क्लासरूम इंटरेक्शन इज समथिंग स्पेशल। आज मैं और आप अभी सामने सामने हों, आमने सामने, तो इसकी लिज्जत ही कुछ और है। शायद 10 सवाल और खड़े होते हैं और उसकी चर्चा भी होती है। सवाल खड़े होने कभी भी खराब नहीं माना जा सकता, यही काम हमको करना है। तो सवाल जितने बढ़े उतने उतनी अच्छी बात है, जितने ज्यादा सवाल वो और अच्छी बात हुई। कम से कम लोग भी तो सोचते हैं। तो दिस इज टेक्नोसेंट्रिक, वी हैव टू थिंक टेक्नोसेंट्रिक ठीक है या नहीं वो देखना रहा, पर फिर भी ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि दे दो बच्चों को, सब अपने तरीके से कर तो लें, डिग्री तो मिल जाए सभी को, सर्टिफिकेट तो मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। और चौथा पर्सपेक्टिव या भी हम मिक्स मिक्स, हमारे वहाँ सब कुछ मिक्स मिक्स खूब सारा चलता है, तो हम यहाँ भी एक मिक्स तो ले ही सकते हैं कि थोड़ा टीचर पढ़ा ले, थोड़ा स्टूडेंट भी कभी कभी कर ले, और कभी कभी हम पीपीटी दे देंगे या फिर मटेरियल दे देंगे या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स करने के लिए बोल देंगे, वो भी चलता है, समथिंग लाइक दैट। ओवरऑल पर्सपेक्टिव्स आप कोई सी भी लें, सभी जगह आपको फॉर्मल इनफॉर्मल अनफॉर्मल जैसे मिल जाएंगे, या फिर ट्रेडिशनल आइडियलिस्टिक बिहेवियरल टाइप के पर्सपेक्टिव मिल ही जाएंगे। आप कोई सा भी लेते हैं पर्सपेक्टिव, इट्स फाइन इनफ। कोई भी पर्सपेक्टिव आप पसंद कर सकते हैं और कभी भी किसी भी पर्सपेक्टिव को आप लिख सकते हैं, पर जो लेते हैं एक साथ पूरा लेंगे। फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल अनफॉर्मल ही आना चाहिए, अब वो रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, वो कवर पूरा हो जाता है। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ करिकुलम। यहाँ मुझे थोड़ी तकलीफ होगी, इसलिए मैं आप लोगों से पूछूंगा कि नॉर्मली टाइप्स ऑफ करिकुलम में हम कौन से टाइप्स बता सकते हैं, एंड व्हाट डू यू फील could be the types of curriculum? Anyone from your side, please. Hello. I hope I'm audible. Yes, sir, you are audible. I think they are thinking. Yes, sir.
लंच के बाद का कार्यक्रम ऐसा ही होता है कभी-कभी। पार्टिसिपेंट नहीं पता होगा तो वैसे बोलिए, मतलब सर आगे बढ़ेंगे। ना राइट रॉन्ग ये तो मालूम तो होगा हेलो इनको। हाँ जी। हेलो सर। सर हाँ मुझे जी। एक क्वेश्चन था कि जो हाँ, भी ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, हम जो हाँ, भी आपने जैसे हाँ। बोला सर्टिफिकेट के लिए किसके मतलब मन होता है नहीं है उसके ऊपर बॉदरेशन करके वो करता है, तो हम ऑनलाइन जितने भी कोर्सेस करते हो एक्स्ट्रा करिकुलर करके कंसिडर नहीं कर सकते क्या? मतलब जो नहीं, आपने बोला बिल्कुल। स्टूडेंट और टीचर का फेस टू फेस इंटरेक्शन वही सही टेक्निक है, और जो भी ऑनलाइन करते हैं हम वो सब एक्स्ट्रा नहीं, 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 करिकुलर नहीं, करके ही नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है नहीं। कि वो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हमको देखना रहा। आज जैसे मैंने कहा कि हमारे वहाँ 1100 बच्चों ने किया और लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चों ने 1-1 घंटे में कोर्स पूरा कर लिया। कुछ एक बच्चों ने किसी को दे के करवा लिया। माय प्रॉब्लम इज़ हमको ये सोचना ना कि हमने ज़बरदस्ती दे दिया या मुफ्त में दे दिया, क्या वो प्रॉब्लम है? या फिर इनकी तैयारी नहीं थी वो प्रॉब्लम है। हमको ये तो सोचना ही रहा, है ना? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं और 5 करोड़ का भी सवाल नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट 5 crores. इट इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग सो मेनी अवर्स. इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग एन ऑब्जेक्टिव एंड नॉट फुलफिलिंग दैट ऑब्जेक्टिव. हमने एक गोल बनाया है कि हमारे बच्चों को ये नॉलेज मिलना चाहिए। इतने बाहर के यूनिवर्सिटीज़ के इतने सारे प्रोफ़ेसर्स हैं, वो सब इस फ़ील्ड में हैं और वो लोग काम करवा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को उनका भी क्या बोलते हैं लाभ मिलना चाहिए। हमने उसके लिए किया, पर हमारे बच्चों ने लाभ नहीं लिया, तो कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वी नीड टू थिंक दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड ऐसा है तो शुड वी गो फॉर ऑनलाइन? सामने हमारे आमने-सामने वाले में भी कुछ डिमेरिट्स हैं, बट देन अगेन फीलिंग्स और इमोशंस तो आप आमने-सामने रहकर ही आप महसूस कर सकते हैं। कोई भी क्लास में आपका स्टूडेंट कब किस हाल में है, वो अगर आप देखते हैं, तो आप एक बार उससे पूछ सकते हैं, "क्या बात है? कुछ तकलीफ है?" यू मे गो आउट एंड यू मे रेस्ट इन द रेस्टरूम। दैट एड्स इट एड्स टू द फीलिंग्स और बच्चे समझते हैं कि कोई है, एक बाप की जगह या बड़ा भाई की जगह या माँ की जगह कोई है जो हमारी ओर अभी भी देख रहा है। और जहाँ से एक फीलिंग की शुरुआत होती है, एक इमोशनल बॉन्डिंग की शुरुआत होती है। That is the best part of education and that is the best part of the formal education. और unless and until हमारे घर में भी आप देखिए हम बच्चों के साथ भी जो व्यवहार करते हैं, अगर बच्चे हमको फ़ील करते हैं, तो देखिए कितना मस्त-मस्त है और ज़रा-सा उनको ऐसा लगता है कि हम वो नेग्लेक्टेड हुए हैं, फिर देखिए क्या हाल है। Something like that. So we have to take care of those things also. I hope I'm clear. Yes, sir. Hmm. But sir, I'm not sure. बट ठीक About है सर, अभी समय के साथ अगर जैसा होता है मतलब ऑनलाइन के आगे 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 चल के जो कोर्सेज है उनके रिजल्ट के बेसिस पे कैसी जनरेशन मतलब जो ऐसे प्रोडक्ट्स स्टूडेंट के फॉर्म में जॉब्स वगैरह इनमें कितना अपने को इनोवेशंस मिलता है, उसके ऊपर ही इसका सर फ्यूचर में रिजल्ट हम डिसाइड कर सकते हैं ना। आज तो इसको एकदम हाँ, सही हाँ, नहीं कह सकते हैं सर आज की डेट में। आपके पास फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल है, वो भी देखिए। आज देखिए, वी कैन नॉट कंपेयर अभी हम लोग हमारे यहाँ कोटला मार्केटिंग वाले कोई भी होंगे, तो उन्होंने सुना होगा कोटला, ओके मैनेजमेंट वाले। अब कोटलर की बुक हम चलाते हैं, मेरा एक सवाल ये उठता है हमेशा कि इज़ दैट मार्केटिंग बुक रिटन बाय द आई एम नॉट अगेंस्ट ही इज़ रिटन रिटन अ वेरी गुड बुक, ओके। बट क्या वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ जो वो बता रहे हैं, वो हमारे यहाँ हमारे इस कल्चर में is it possible? He is from a country which is highly developed country. ओके वो डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ टेक्नोलॉजी इनोवेशन उसकी कोई कमी है ही नहीं। ओके उन लोगों का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ वैसा बेसिस रखता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस रखता है उसका। हमारे वहाँ आज की तारीख में भी किराने की दुकान पर जाकर खरीदने में मजा आता है। ओके जाने लगे हैं अभी आजकल मॉल में भी जाने लगे और आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बिग बास्केट वगैरह यूज करने वाले लोग भी हो गए हैं, ऐसा नहीं है बराबर। बट क्या हम सारे पर वो अमल कर सकते हैं? आर वी रेडी विद दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? वी हैव टू थिंक दैट आल्सो। एंड सबसे पहले कोई भी चीज आप देते हैं तो पहले आपको ये देखना रहा कि क्या हमारे बच्चे उसके लिए तैयार हैं, क्या हमारे पास उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है आज की तारीख में। कंपल्शन जब भी हम करते हैं तो हमको पहले हमारी पूर्व तैयारी और
इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोज तैयारी हो भी जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको मानसिक तैयारी भी देखनी है। मुझे अभी पढ़ाने का मन है नहीं और आप दिए जा रहे हैं सेशन पे सेशन, डू यू फील दैट आई एम गोइंग टू डू समथिंग गुड फॉर यू? शायद नहीं कर पाऊंगा, उतना ज्यादा जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। ओके, कुछ वैसी बातें हैं, ठीक है। Should we move with types of curriculum? Anyone from your side? About types of curriculum? स्टूडेंट सेंट्रिक करिकुलम, We can say student centric. That is subject centric curriculum, which is followed in formal traditional educational setup. Subject centric also is there. Fine. What more? Problem centered According to me, curriculum should be designed We in can- such a way that it should be helpful in future for his career. Career oriented curriculum. Okay, fine. Or the vocational curriculum. That also we can say. Anything else? स्टूडेंट्स के एज हाँ? रहेगा सर, Sorry? एज ग्रुप के हिसाब से। एज के हिसाब से। हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, fine. Okay. Societal education curriculum. Societal क्या? societal educational curriculum. जो society कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी या कम्युनिटी इज फाइन। ओके, वैसा भी करिकुलम हो सकता है। written curriculum. हाँ, हिडन Yes. व्हाट आई मीन बाय हिडन करिकुलम? एनी एग्जांपल? यानी कोर्स और हम जो सिलेबस है, हम जो कोर्स आउटलाइन करते हैं। ठीक है, वो हिडन करिकुलम। ओके, आई विल गिव द एग्जांपल। फाइन, हिडन करिकुलम। फिर और एक्टिविटी सेंटर करिकुलम, क्या एक्टिविटी एक्टिविटी business बेस्ड? हाँ, oriented means Centered as per curriculum. competition. okay. Overall, I guess all these are really the types of curriculum and much more. Abhi, we are using our own knowledge, and every day we keep on adding and defining, sometimes analyzing and then making it a separate part. So we get more and more. There are many types of curriculum. We can use any one. ये तो आपने सभी ने कह ही दिया, सब्जेक्ट सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड। फाइन, दिस कैन बी टाइप ऑफ करिकुलम। जब हम ये बोलते हैं तो नॉर्मली करिकुलम किस पे फोकस कर रहा है? जब हम कुछ ऐसी बात देखते हैं तब कुछ ऐसे टाइप्स की करिकुलम जो हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं। इतना हो जाता है तो हम दूसरा ये भी कर सकते हैं। अभी मैडम ने हिडन करिकुलम कह दिया, ठीक है, तो कुछ वैसा, एक तो जो लिखा हुआ है वो ओके, एक कुछ ऐसा है जो हिडन अनऑफिशियल करिकुलम होता है, और एक कुछ ऐसा है तो हम हमारे करिकुलम में भी कुछ वो काम करते हैं। कभी कभी कुछ चीजें हमको लगता है कि ये नहीं कराने जैसा है तो भले लिखा हुआ है हम उसको हटा, बोले ये कोर्स में नहीं है, कुछ वैसा एक्सक्लूडेड या फिर नल करिकुलम। हम अभी एक्स्ट्रा करिकुलर वर्ड भी यूज हुआ था कि इसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर में ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो वैसा भी करिकुलम होता है, हम लोगों ने भी हमारी यूनिवर्सिटी में रखा है। अगेन आगे 3 जो पार्ट थे, एक्सप्लिसिट यानी कि लिखा हुआ, इम्प्लिसिट यानी हमको समझ लेना है, ये तो है ही है। किसी भी स्कूल में आप जाते हैं तो कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अंदर घुसने से मालूम पड़ जाता है कि हमको यहाँ इतने जोर से बोलना है या नहीं बोलना है, तो हमको पता चल जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो नॉक करके जाना, लाइन देख के पता चल जाता है कि हमको यहाँ बैठना है, इंतजार करना है और एकदम अदब से जाना है। जो बाहर आता है कुछ पसीने लेकर आता है तो पता चल जाता है कि हमको कितने अदब से जाना है। सम डिसिप्लिनरी मैटर्स वो हम देख के दिखा के ही हम समझा देते हैं। कुछ वैसे इम्प्लिसिट
नल, एक्स्ट्रा करिकुलर, कुछ ऐसे टाइप के करिकुलम हो सकते हैं। अगेन हमने आगे जैसे देखा था ट्रेडिशनल, थीमेटिक यानी ये भी एक्चुअली किसी विषय आधारित होता है। ट्रेडिशनल यानी वही परंपरागत, प्रोग्राम यानी कंप्यूटर बेस्ड या फिर अभिक्रमित अध्ययन, क्लासिकल बेस्ड, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, दिस कैन बी द टाइप्स ऑफ करिकुलम। ओवरऑल देखेंगे तो हम इसको कुछ ऐसे टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं और ये मैक्सिमम टाइप्स आ जाते हैं इसके अंदर, लगभग सब कुछ आ जाते हैं। ओवर्ट करिकुलम यानी कि एक्सप्लिसिट या फिर लिखा हुआ, आप में से अभी किसी ने सोसाइटी करिकुलम कहा, तो सोसाइटल करिकुलम या फिर समाज को ध्यान में रखकर बनाया गया करिकुलम, कुछ वैसा। बराबर, जब हम कोवर्ट बोलते हैं तो वो हिडन, अभी मैडम ने कहा था, बराबर, तो एकदम वेरी एकदम स्ट्रक्चर्ड, और स्कूल का क्या चाहिए, बराबर, और कौन सी चीजें हैं जो हमारे रोजिंदे जीवन में जरूरी है, बराबर। अब ये चीज एक्चुअली हमने लिख के नहीं दिया है, पर हमको मालूम है कि बच्चा है, चोरी नहीं करना है, इसको झूठ नहीं बोलना है, तो वो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको ध्यान देना है, क्या झूठ नहीं, पर हमने इसको अपने से स्वतः स्वयंभू हमने इसको हमारे कोर्स में ले लिया है। अगर बच्चा झूठ बोलता है तो हम उसको देते भी हैं डोज, बूस्टर डोज दे देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल कोवर्ट करिकुलम। एक नल करिकुलम है, ये वो करिकुलम है जो हम आमतौर पर विषय वस्तु में हमको लगता है, तो चाहे समय के अभाव में या फिर किसी भी तकलीफ से हम लोग वो छोड़ देते हैं या छुड़वा देते हैं, बच्चों को नहीं करवाते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट वी कॉल नल करिकुलम। एक है हम पेंटम करिकुलम कहते हैं, तो किसी भी मीडिया से, मूवी से भी कहीं से हम सीख लेते हैं। एक अच्छी सी मूवी है कराटे किड, हमारे इंडिया में कोशिश मूवी है, दैट इज अ वेरी गुड मूवी, एंड उससे में से भी काफी कुछ सीखने जैसा आता है। मैनेजमेंट के लिए भी कई सारे मूवीज आप ले सकते हैं। तो मीडिया पे से आप कहीं पे से भी कुछ भी सीखते हैं, सिर्फ मूवी देखकर नहीं। और यूट्यूब भी अभी आजकल सबसे पॉपुलर चैनल हो गया है, और वो भी हमको काफी कुछ सिखा जाता है। गूगल बाबा तो है ही हैं हमारे साथ। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बेंच ओवर मीडिया से बच्चे कभी कुछ सीखते हैं, तो दैट वी कॉल हमारे कौन बनेगा करोड़पति, वो भी हमको भले 1 घंटे में 10 ही सवाल, पर 1 घंटे में 10 सवाल तो तैयार करवाते हैं हमको। एक है कॉन्कोमिटेंट करिकुलम। ये करिकुलम वो होता है जो हम आम तौर पर घर से या हमारा अनुभव से सीखते हैं, बराबर। हमारे घर, भाई, दोस्त, नेबरहुड, इससे हम जो सीखते हैं उसको हम कॉन्कोमिटेंट करिकुलम कह देते हैं। रेटोरिकल, कभी चर्चा विचारना, सेमिनार, डिबेट कुछ कर रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, अभी हम जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं, उसमें जो एक्सपर्ट्स वगैरह आपके पास आते हैं, वो लोग अपने तरीके से जो कुछ बोल के जाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड रेटोरिकल करिकुलम। एक होता है करिकुलम इन यूज, बराबर। तो जो भी लिखा हुआ ये लगभग हमारा जो ओवर्ट करिकुलम है उसी टाइप का है, दैट इज करिकुलम इन यूज। पर ये ओवर्ट करिकुलम में सब कुछ लिखा हुआ कंप्लीट है, पर करिकुलम इन यूज जब हम बोलते हैं तो इट इज ओवर्ट करिकुलम ओनली, बट overt curriculum with the exclusion of the null curriculum. Overt curriculum with the exclusion of null curriculum. null curriculum को हटा दीजिए overt curriculum में से, यानी कि जो आप पढ़ाते हैं, जितना पढ़ाते हैं सिर्फ उतना, तो वो होगा आपका curriculum in use। आपने खूब सारा पढ़ा दिया, खूब सारा पढ़ा दिया, और सामने वाले ने लिया कितना ये वो जानता है। जितना लिया वो हो गया रिसीव्ड करिकुलम। हमने तो इतना सारा दे दिया, पर बच्चों ने 2 चैप्टर ही पढ़ा, 2 चैप्टर ही सीखा है या समझा है, दैट इज द रिसीव्ड करिकुलम। एक होता है इंटरनल करिकुलम। जब भी आप इंटरनल करिकुलम करते हैं तो वो अपने अनुभव आदत, जैसे हमने अभी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात की, तो बच्चे अपने से भी सीखते हैं, और जरूरी नहीं है कि उसको आपने जो तय किया या शिक्षा ने जो तय किया है वही वो सीखेगा। उसके बाहर भी उसको लगता है कि मुझे ये जरूरी है, मुझे सीखना है, वो सीख लेता है अपने से, अपने अनुभव से भी सीखता है, इधर से उधर से कहीं से भी वो सीखता है। दैट इज कॉल्ड इंटरनल करिकुलम। बच्चे ने बोला है कि मुझे सीखना है, कुछ एक चीजें हम अपने आप समय के साथ सीखते हैं। एंड अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम, यहाँ पर हम खास आधार
स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक। हम इंटरनेट को यूज करते हैं, मुराद, गूगल बाबा से हम जो कुछ भी सीखते हैं, जितना सीखते हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम कह सकते हैं। कोई भी वेबसाइट पर से, जो आजकल इतने सारे कोर्सेज हैं, हर यूनिवर्सिटी ने लगभग अपना अपना कोर्स लटका दिया है वेबसाइट पर, तो वहां से भी हम लेकर जो कोर्स करते हैं, those courses we can call it as electronic curriculum. Nearly here you come up with all and most of the types of curriculum. Next comes the consideration for designing the curriculum. जब भी आप कंसिडरेशन की बात करते हैं डिजाइनिंग द करिकुलम, तो सबसे पहले आपको जो जरूरी चीज आ जाती है, आपको देखना है कि करिकुलम डेवलपमेंट के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं। तो जब भी आप करिकुलम डेवलपमेंट के कंपोनेंट की बात करेंगे, तो आपको यह सोचना रहेगा कि आप किसके लिए बना रहे हैं करिकुलम। जिसके लिए बना रहे हैं उसके लिए जैसे सोचना शुरू करते हैं, तो तुरंत ही आपको सारे कंपोनेंट्स ध्यान पे आने शुरू हो जाएंगे। Now could you please help me to know that what are the basis for curriculum development? करिकुलम डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स को चुनने के लिए क्या क्या आधार होंगे? व्हाट आर द बेसिस फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? एनीवन फ्रॉम योर साइड? Hello. Sir, market scenario such as competition, business जो कॉम्पिटिटिव होते जा रही है, तो किस टाइप के उनको स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस को भी हम लोग ले सकते हैं। द मार्केट और द सोसाइटी और द स्टेटस ऑफ द सोसाइटी और द मार्केट, कुछ भी बोलेंगे आप, दैट इज अ बेसिस फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हाँ, व्हाट मोर? जॉब ओरिएंटेशन, ठीक है, क्या जॉब मिल सकता है? न्यू इनोवेशंस, इनोवेशन, फाइन। हमको उसके लिए अपने बच्चों को तैयार करना है, कि आपको इसको भी ध्यान रखना है, ये आपके बेसिस बन जाएंगे। What more? Anything else? कुछ और? और आप देखेंगे so what you will find, age, level, interest, here it is. आप इसको कभी भी 4 विभाग में विभाजित कर सकते हैं। ह्यूमन एस्पेक्ट को 2 विभाग में कर लीजिए, स्टूडेंट और एक्सपर्ट, सामाजिक जरूरत और डायरेक्टिव्स, ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं। ह्यूमन एस्पेक्ट्स में आप देखेंगे तो जब बच्चों की बात करें, जो पढ़ने वाले हैं उनकी बात, तो वहाँ पर उनका एज, लेवल, उनकी रुचि, उनके व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दीज आर इम्पॉर्टेंट। जब हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, तो एक्सपर्ट्स का क्या अनुभव रहा है, उन्हें क्या जरूरतें लगती हैं, उनका ओपिनियन, ये चीजें बेसिस बनती हैं, आधार बनते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। सामाजिक जरूरत, तो सामाजिक जरूरत में आप देखेंगे तो शिक्षा के उद्देश्य क्या है, वो कल्चर, मूल्य, समाज की अपनी खुद की जरूरत, राष्ट्र की जरूरत, वैश्विक जरूरत, इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखकर आप करिकुलम का डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये आधार बन जाते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। और अल्टीमेटली डायरेक्टिव्स, दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी रखना है तो कोई भी चीज आप उस देश की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के बाहर नहीं जा सकते, और ये पॉलिसी भी उस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो ओवरऑल आपका करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन
से मिलता जुलता रहेगा, उसके अंदर उसने जितना बताया, जैसा बताया, उस हिसाब का रहेगा। तो ओवरऑल दीज फॉर्म द बेसिस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। इसका भी डिवीजन आप लोग अपने तरीके से कहीं अलग देखते हैं, कुछ अलग मिल सकता है आपको, दैट इज फाइन, बट ओवरऑल आपके पास एज, लेवल, इंटरेस्ट, एक्सपर्ट्स, कल्चरल इफेक्ट, वैल्यू, सोसाइटल नीड, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, ये चीजें आम रहेंगी, दिस विल बी कॉमन। Next comes the stages of curriculum development. When we say stages of curriculum development, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि करिकुलम डेवलपमेंट पे आए हैं तो पहले क्या और फिर क्या और फिर क्या। Just we have to think. Any of you from your side, if you want to share, what could be the stages of curriculum development? पहला, लास्ट, फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा, पर क्या क्या स्टेज हो सकते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के? आमतौर पर अगर देखेंगे तो पहले हम अगर ये सोचें कि करिकुलम डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, तो हम उसमें ये देख सकते हैं Sir, goals and objectives of the students. गोल, ठीक है, दिस कैन बी वन ऑफ द स्टेप, फाइन, देयर एनीथिंग, Requirement of syllabus. रिक्वायरमेंट, ओके, मतलब सिलेक्टिंग द कंटेंट, Yes, selecting the what contents. content we have to select, something like that, okay, फिर What output we want? that is very important. So based upon that output, you take a call, and accordingly you have to. So that will help you for the maybe decision taking. कुछ वैसा हम बोल सकते हैं decision taking. वही आपको डिसीजन, ये आउटपुट के आधार पर आप निर्णय लेते हैं कि हमको क्या लेना पसंद करना है, क्या पसंद नहीं करना है। ठीक है, फिर एनीथिंग एल्स? कंटेंट आ गया आपका, आपने प्लानिंग भी कर लिया। पहले तो प्लानिंग पे से आप शायद कुछ डिसीजन लेंगे कि क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। वहां से आपने डिसीजन लेकर कुछ कंटेंट पसंद कर लिया। वो कंटेंट पसंद करने के बाद आपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब क्या इसके आगे आगे क्या हो सकता है? कंटेंट ऑर्गेनाइज हो गया, कंटेंट आ गया, कंटेंट ऑर्गेनाइज भी हो गया। फिर आप में से किसी एक ने टीचिंग एड की भी बात की, तो समझ के चले कुछ एक पेडागोगी भी हमने डिफाइन कर लिया कि ये मेथड होने चाहिए, ये टेक्निक्स होने चाहिए, यहाँ पर माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर फलाना अप्रोच का इस्तेमाल करना है, और कुछ टीचिंग लर्निंग एड्स का भी उपयोग करना है। फिर क्या, ये भी आपने तय कर लिया, ये भी हो गया एक स्टेज करिकुलम डेवलपमेंट का। फिर वैल्यूएशन, आउटपुट क्या मिला है ये देखना भी जरूरी है सर। क्या क्या वैल्यूएशन करके आउटपुट क्या मिला है, ये सब करने के बाद आउटपुट मिलना जरूरी है। वो क्या मिला है हाँ, वो हाँ। वैल्यूएशन करना जरूरी है। तो इन दोनों के बीच इवैल्यूएशन और हमारे पेडागोगी के बीच हमने वो निर्धारित तो किया कि ये पेडागोगी, पर फिर चलाएंगे ना, पहले चलाएंगे तो मे बी वी कैन हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो इन बिटवीन। हमने ये तय कर लिया कि ये कंटेंट, हमने ये भी तय कर लिया कि ये मेथड, ये टीचिंग एड वो लगाएंगे। फिर उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कोई आएगा उसको पढ़ाने के लिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या फिर ट्रेडिशनल, ऑफलाइन या ट्रेडिशनल जो भी बोले आप। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर अब हमको चेक करना है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए या नहीं हुए हैं। वी डू द इवैल्यूएशन। रेमेडियल कोचिंग। हाँ, इवैल्यूएशन के बाद ये रेमेडियल भी आएगा, पर उससे पहले क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा। पहले हम लोग इवैल्यूएशन करके विल चेक एंड असेस, रिव्यू भी करेंगे, एंड देन वी विल बी डूइंग द रिव्यू के आधार पर हम जो भी होगा
रेमेडियल कोचिंग वगैरह करेंगे। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस दैट it will start with planning. With planning you will have many things कि हमको ये भी लेना है, वो भी लेना है, ऐसा वैसा सब कुछ आ जाएगा। 50 लोगों को मिलेंगे, 5000 बातें मिलेंगी आपको, उसमें से आप निर्णय लेते हैं कि हमको क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। That comes decision taking. उसके आधार पर आप कुछ कंटेंट सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये कंटेंट रखेंगे। यहाँ पर भी फिर अगेन वापस ऐसा हो सकता है कि खूब सारा कंटेंट मिल जाए, तो फिर से आप डिसीजन लेंगे और फिर वो डिसीजन लेकर के आप कंटेंट सिलेक्ट करेंगे। एक बार कंटेंट आप लोगों ने सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर आप कंटेंट सब वेग है, ये भी लिया है, वो भी लिया है, ऐसे भी लिया है, वैसा भी लिया है, हाँ, सब कुछ लिया है। तो आपको ऑर्गेनाइज करना, 1 के बाद 2 रखते हैं तो अच्छा लगता है, 2 के बाद 1 बोलते हैं, हमें सुनने में हजम नहीं होता है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं कंटेंट को, जो संयोजन बोलते हैं वो संयोजन करना भी जरूरी है। कंटेंट हो गया आपका, तो फिर अब हमको ये सोचना है कि ये कंटेंट को डिलीवर कैसे किया जाएगा, कौन से मेथड से किया जाएगा। लेक्चर मेथड होगा, डिस्कशन मेथड होगा, या फिर इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच होगा, एनालिसिस सिंथेसिस मेथड होगा, कौन सा मेथड होगा, स्टोरी टेलिंग होगा, व्हाटसएवर इट इज, वी डिफाइन द मेथड्स ऑल्सो। इतना सब होता है, ये डिफाइन किया तो फिर ये होता है कि भाई ये खाली खाली हम बोल बोल करेंगे, तो हमको कुछ दूसरा भी सोचना चाहिए कि कुछ टीचिंग लर्निंग एड कुछ हो जाता है तो वो भी अच्छा रहेगा। तो चाहे पीपीटी रखो या फिर कोई भी मॉडल बनाओ या कुछ भी, तो व्हाट्सएवर आर द टीचिंग एड्स, आपको टीचिंग एड्स भी निर्धारित करते हैं, बराबर। ये भी करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। इतना हो जाता है, आपके पास कंटेंट है, पेडागोगी तैयार हो गया, रिसोर्सेज तैयार हो गए, अब आप तैयार हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन करना जरूरी होता है, रिपोर्टिंग एंड रिव्यूइंग। ओवरऑल इफ वी से, तो दीज आर अ फ्यू स्टेजेस ऑफ द curriculum development. Next comes the steps of curriculum development. When we say steps of curriculum development, it starts with statement of the curriculum. सबसे पहला काम ही होगा कि हमारी चाह क्या है, एक करिकुलम संरचना क्या चाहती है, इसका उद्देश्य क्या है। That will come out as statement of curriculum. इससे क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा, कैसे जाएगा, वो सारी बातें वो आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट इज वैल्यू एडिशन टू द करिकुलम। करिकुलम को और बढ़िया हम कैसे बना सकते हैं। तो अभी जैसे हमने कहा कि हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी दिया और फ्री रखा कि आप लोग कीजिए इसमें से, और अलग अलग लोगों से भी आप ज्ञान लीजिए, जहां से आपको मन करता है वहां से ज्ञान लीजिए। हमको सर्टिफिकेट देना है और आप लोगों को ये कोर्स 2 क्रेडिट का अटेंड करना है, समथिंग लाइक दैट। कुछ वैसे कर लेते हैं, कुछ एक अपने तरीके से सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह वगैरह करवाते हैं, वो सब भी आ सकता है। ओके, डिस्कशन होता है, रोल प्ले होता है, डिबेट हो जाता है, एनीथिंग वी कैन डू द वैल्यू सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट कंटेंट। जो ढंग का कंटेंट है, कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, वो हमको तय करना होता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ द करिकुलम, कौन सी पेडागोगी आप यूज करेंगे वो आप देख लेते हैं, कौन से रिसोर्सेज आपको यूज करना है वो भी आप देख लेते हैं, और अल्टीमेटली असेसमेंट कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऐसे टाइप, शॉर्ट क्वेश्चंस क्या रखना है, वो भी आप तय करते हैं। दीज आर some of the steps of curriculum development. As discussed, next and the last part that comes is framing curricular objectives and organization of content. जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो हमारे लिए कुछ सामान्य क्वेश्चन, पर ये वो क्वेश्चन है जो बाकी सब चीजें निर्धारित करती हैं।
Why education? Why curriculum? What are the need of society, state, and nation? What are the problems? ये कुछ सवाल हैं। जब हम ये सवाल करते हैं अपने आप से और उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हमारी करिकुलम एक ढंग की करिकुलम बनती है और एक अच्छी करिकुलम बनती है। इसमें हमको एक चीज और जोड़ना चाहिए, वो ये वाई करिकुलम, ठीक है, व्हाट आर द नीड ऑफ सोसाइटी। अब जब ये सोसाइटी, स्टेट और नेशन बोलते हैं तो इसी में स्टूडेंट भी आ जाता है, बिकॉज स्टूडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, स्टेट एंड नेशन। So whether we put it separately or we feel it that it is inhibited only, that is fine enough, or it is imbibed, that is fine enough, but I am focusing that यहाँ पर स्टूडेंट भी है और है ही। These are the aims. एम्स हम इसलिए रखते हैं बिकॉज यही एम्स हैं जो हमको दिशा और दृष्टि दोनों देते हैं। यही एम्स हैं जो हमको बताते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो भी उसी पर निर्धारित किया जाता है, एम्स के आधार पर। इट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड दस डायरेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव्स। एम्स के आधार पर ही हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स फिर आगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, बराबर, और फिर हम लर्निंग आउटकम्स इसी पर से तैयार करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ एक उदाहरण हम ऐसे दे सकते हैं। क्रिएटिविटी की बात हुई थी, तो हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो, ये जरूरी है। इंक्वायरी, थिंकिंग स्किल डेवलप हो, ये बहुत जरूरी है। क्यूरियोसिटी डेवलप हो, ये बहुत जरूरी है। तो इंक्वायरिंग माइंड, जो बोले वो सुन नहीं लेना है, सवाल भी करना है, पूछना है, और जरूरी नहीं है कि सारे जवाब मैं ही दे दूं। कुछ एक सवाल हमारा काम है हम छोड़ दें, तुम ढूंढो, और फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन या हफ्ते भर बाद हम उसका डिस्कशन करें, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा टाइम देकर। हम लोग हमारे वहां भी हमने अभी जो हमारा करिकुलम बनाया है बैचलर ऑफ एजुकेशन का, हमने उसमें एक नई चीज ये रखी है कि इंटर्नशिप में जब हमारे बच्चे जाते हैं तो हम उनको 6 महीने में हमने लगभग 10 एक किताब दे दिया है उनको पढ़ने के लिए, और वो पढ़ने के बाद हम उनको बोलते हैं कि आपको इस किताब 6 है, 4 मूवीज है, 10 एक आइटम हमने दिया उनको पढ़ने के लिए और देखने के लिए, और उस पर से फिर उनको उसका रिव्यू लिखना है। बाकी जो काम है वो काम है, पर ये भी करना है। मेरा फोकस नॉर्मली कार्यक्रम से ये रहता है कि दे शुड नो द नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, एंड दीज आर द लेटेस्ट बुक। लगभग ये 20-21 वाले बुक्स हैं, तो वो बुक्स हमने डिजाइन किया, ड्राफ्ट किया, एंड वी वांट दैट द स्टूडेंट शुड रीड आल्सो, वो पढ़ें भी सही। इसी के लिए हमने थोड़ा जो रिव्यू है वो रिव्यू में हमने डायरेक्टली ये भी बताया कि भाई हमने कुछ एक फॉर्मेट बना लिया उसका, और उस फॉर्मेट में हमने उनको बोला है कि आप ये चीजें लिखेंगे, और कहाँ से लिखा है आप उसको साइट भी करेंगे, कोट भी करेंगे और साइट भी करेंगे, समथिंग लाइक दैट। अभी देखना है, ये पहली बार हम करेंगे, अभी क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है ये देखना रहा। रिव्यू के लिए हम ओपन ही ओपन है। इट इज पॉसिबल दैट शायद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना भी मिले, बट देन आई एम वेरी श्योर दैट उनको पढ़ने के लिए कुछ तो अच्छा मिलेगा, और एक सोचने के लिए वो मजबूर भी होंगे कि हमको सोचना है। हमने सवाल भी खड़े किए, वो सवाल उनको दे के रखा है पहले से कि ये सवालों के जवाब तुमको देना है। तो समथिंग लाइक दैट, that inquiring minds are also very, very important. Objectives of curriculum. Aims normally विशाल होते हैं, aims पर से हम objectives फॉर्म करते हैं, और ये objectives हैं वो हमको खास बताते हैं कि हम क्या क्या accomplish करने वाले हैं, क्या क्या पूर्ण करने वाले हैं, क्या क्या तय करने वाले हैं, क्या क्या पाने वाले हैं। इन सारी चीजों को हम ऑब्जेक्टिव से निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड करिकुलम। हमने इतना सारा अभी करिकुलम किया और करिकुलम की चर्चा भी की,
कुछ कुछ सोचा भी, समझने की भी कोशिश की। आप लोग भी काफ़ी जानते हैं, पढ़ाते हैं कॉलेज में, आप लोगों ने भी तकलीफ़ें तो बच्चों की देखी ही देखी है, कि क्या आती है। हम लोग भी पढ़े हैं, तो हम लोगों ने भी अपनी-अपनी तकलीफ़ें तो हमको भी मालूम ही है कि क्या तकलीफ़ है। तो हमको ये भी सोचना रहा कि एक अच्छा करिकुलम हो क्या सकता है? What can be a good curriculum? And so we have to think that what could be the good characteristics of a curriculum? Anyone from your side, please. डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को बच्चों ने सॉल्व करना चाहिए, ऐसा करिकुलम चाहिए सर, जो फ्यूचर को फेस कर सके। Fine. Useful in day-to-day routine life. This is also fine. कोई भी करिकुलम आपका ऐसा होना चाहिए कि रोजिंदा जीवन में भी उसका उपयोग होना ही होना चाहिए। What? Added हाँ जी, value added curriculum. value added curriculum, of course, yes, that is very important, equally important. जॉब ओरिएंटेड। करिकुलम कोई भी ऐसा होना चाहिए जो आपको जॉब भी देता है और पाने में मदद करता है। वो दे नहीं पाएगा, पर जॉब पाने में आपकी मदद ज़रूर कर पाएगा। आपको इतना तैयार करेगा कि आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ शायद आपको जॉब मिल जाए योग्य जगह पर। व्हाट मोर? Creativity and new ideas. करिकुलम में एक्टिविटीज़ होना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, अगर लर्निंग बाय डूइंग वाला फंडा रखते हैं, तो वो फंडा से बच्चे जल्दी सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं और एक्टिव भी रहते हैं। तो दिस इज़ फाइन, एक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए, थिंकिंग स्किल डेवलप हो वैसा होना चाहिए। ठीक। और नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिए इसमें। एथिकल वैल्यूज़ दे आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नैतिक मूल्य, आपका करिकुलम ऐसा हो जो नैतिक मूल्यों को भी फोकस करता है और अंडरस्टैंडिंग को भी, सिर्फ नैतिक मूल्य नहीं, अंडरस्टैंडिंग को भी फोकस करवाना है हमको। अगर मैं और आप, हम लोग एक दूसरे को ही नहीं स्वीकार पाए, तो वो शिक्षा काम की क्या? एक्सेप्टेंस इज मस्ट, इंक्लूसिवनेस इज मस्ट, कोलैबोरेशन इज मस्ट, टीम वर्क इज मस्ट। करिकुलम को ये भी ध्यान रखना है कि वो ये चीजें हमारे बच्चों में या फिर लोगों में या जो भी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है, उस प्रोस्पेक्ट में वो ये स्किल्स डेवलप करता है। और इसीलिए सारे एक्टिविटी ओरिएंटेड टास्क जो होते हैं वो सब किए जाते हैं, ताकि बच्चे एक साथ रहें। जाए स्कूल का टूर, पिकनिक पहले जो होता था, अभी आजकल कई सारे स्कूल कॉलेजेस ने बंद कर दिया है, बट वो चीज़ एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। कई बार क्लासरूम में हमारे फॉर्मल क्लासेस इतनी जड़ होती हैं कि हम एक दूसरे को 5 घंटे साथ में रहने के बाद भी हम जान नहीं पाते हैं। और वही हम जब टूर पर जाते हैं या फेयरवेल पार्टी होती है, तो फेयरवेल में हमको पता चलता है, अरे बाप रे बाप! इसमें इतना टैलेंट था, ये डांस में इतना माहिर था, ये माइम मिमिक्री में ऐसा माहिर था, पर अनफॉर्चुनेटली हम वो लाभ नहीं ले पाए। कोई खाना पकाने में बड़ा मस्त शानदार खाना पका रहा है, पर क्लासेस में हमारे पास वो मौका ही नहीं मिला कि हम कभी देख पाते कि कौन अच्छा खाना पका रहा है या कौन अच्छा गाना गा रहा है, वो मौका ही नहीं मिला हमको। एंड टू बी ट्रू, हम लोग ये पिकनिक पर जब जाते थे या टूर पर जाते हैं, तो वहाँ पे हमको कई बार इतनी सारी क्वालिटीज़ देखने को मिली, और कुछ एक बच्चों को जिनको हम कई बार ऐसा समझते थे कि अरे बाप रे! ये तो वही बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होते हैं, वही बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और वही बच्चे, उनको जो बोलिए आप, जैसे बोले, दे आर रेडी टू प्रोवाइड द सर्विस। कम्युनिटी सर्विस वाला जो एस्पेक्ट है वो उनमें बड़ा गजब का है। तो you know, these things are also something very, very important. So that understanding, that acceptance, करिकुलम को ये भी देखना है कि ऐसी चीजें रखें कि जिससे ये एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए बढ़े। ठीक है, फाइन। व्हाट मोर? बस इतना ही। समस्या को कैसे हल करेंगे, हमको ये देखना है या नहीं देखना है?
वो भी कुछ करवाइएगा नहीं करवाइएगा? स्टूडेंट और टीचर को आज देखिए उन लोगों के कामकाज कैसे हो गए हैं। शायद मैं नहीं मानता कि आप हम में से कोई भी अभी यहाँ ऐसा कहेगा कि हमारा वहाँ टीचर्स का रियली उतना अच्छा डिग्निटी और रिस्पेक्ट है। बट देन टू है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, पर फिर भी थोड़ी कमी तो हुई है। आज जो रिस्पेक्ट हमको हमारे टीचर्स के लिए है, मेरे ख्याल से वो रिस्पेक्ट शायद आज थोड़ा कम दिखता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि एक्सप्रेस करने का ज़रिया अलग हो गया, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज थोड़ी फ़ास्ट लाइफ़ हो गई है ज़्यादा। अ, ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अ, बच्चों को समय ही नहीं मिलता है। पर उसका एक ये चीज़ रिज़ल्ट सीधा आता है कि हमको मिलने-जुलने वाले लोग थोड़े कम हैं, हम लोगों को। तो हमको वो चीज़ भी देखना है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप अगर कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ को कैसे सुधारा जाए। अगर कहीं वो गड़बड़ इन द सेंस कि डेटोनेट हो रहा है, फीलिंग्स कम हो रही है स्टूडेंट टीचर के बीच में, तो वो चीज़ कैसे करिकुलम का ये भी काम है कि वो ये तय करे या निर्धारित करे कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप भी मस्त होना ही चाहिए और अच्छे से डेवलप हो, तो उतना ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। और कुछ एनीथिंग एल्स? मेरे पास यहाँ पर कुछ मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है। करिकुलम क्या होना चाहिए? इफेक्टिव टीम वर्क, कंसेप्ट डेमोक्रेटिकली। मैंने अभी जैसे कहा कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आप लोगों ने भी अभी सभी ने अपने-अपने रिव्यू मैंने कई सारे सवाल किए और ज़्यादातर आप लोगों ने जवाब दिए हैं, ठीक? अब आपके जवाब को मैंने कुछ लिखा है, आपने मुझे जवाब दिया है। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, गलत है, पर इज़ इट फेयर? और क्या वो सच में गलत है? वी हैव टू हैव एक्सेप्टेंस आल्सो। और हमको देखना है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिन शब्दों में लिखा है वही शब्दों में आप भी बोले, पर अगर अर्थपूर्ण है और अर्थ वही निकलता है, वी शुड एक्सेप्ट इट, वी हैव टू। और हमको ये प्रैक्टिस बचपन से देनी है। खैर हम फर्स्ट सेकंड में हम रटने की बात करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक, और फिर वो जो हैबिट लगी है, तो कॉलेज में भी आके वही चीज़ हो जाती है। और अगर हम वो करते हैं तो थिंकिंग स्किल डेवलप कहाँ से होगी? थिंकिंग स्किल के लिए तो पहले काम ही है कि हम उनको मुक्त छोड़ें और हर रोज हमको ये तय कर लेना है कि एक आध शब्द नया दे के आना है और होमवर्क में बोले ढूंढ के आओ, रात ढूंढ के आओ, जेलेंस्की कौन है, ढूंढे वो, और ढूंढ के आए, फिर दूसरे दिन 5 मिनट हम उसको भी दे देंगे कि बताओ भाई कौन है जेलेंस्की, रात सम अननोन फैक्ट अबाउट सम पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी एक आदमी का नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि इनका देख लो, रात दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, एक इंक्वायरी करवाना और फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन करना और जान के कुछ ऐसी बातों को रखना जिससे डिबेट हो। तो ग्रुप पर है, हमको उधर भी कभी कभी खेलना है, कभी कभी इधर भी खेलना है, हम दोनों साइड है और फिर अल्टीमेटली जहां लगता है वहां हम इंटरवीन करते हैं और फिर बताते हैं कि हाँ ऐसा होगा। ओके, वी हैव टू एंश्योर दैट डेमोक्रेटिक अप्रोच, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी भी करिकुलम का ये भी जो अगेन दिस विल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी है तो और तो ही ये चीज होगा, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगा वहां पर ये चीज नहीं होगी। ओके, सेकंड, इट इनकॉर्पोरेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड द नेशनल पॉलिसी। कोई भी करिकुलम जो होगा वो हमेशा जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज हैं, जैसे हमारे वहां वी द पीपल ऑफ इंडिया hereby solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic country and secular country and also ensure justice, liberty, fraternity, हमने ऐसा सब कहा है। ये सारे मूल्य हैं, ये मूल्य चाहिए तो चाहिए और उस करिकुलम को इन मूल्यों को फॉलो करना ही करना है। इट कैनॉट डिफरेंशिएट, इट कैनॉट डिफरेंशिएट। और इसी मूल्य के आधार पर नेशनल पॉलिसी बनी है, तो ये पॉलिसी भी उन मूल्यों को फॉलो करती ही करती है।
कोई भी अच्छा करिकुलम आपको इंडिविजुअल और सोसाइटल नीड्स की जरूरतों की पूर्तता करता है एंड दस रिमेन्स रिस्पॉन्सिव, और इस प्रकार से वो रिस्पॉन्ड करता है, हमको जवाब देता है, बोले आपकी जरूरत है, हम हैं, हम पूर्ता करेंगे। इट हैज लॉजिक, सब्सटेंस, सीक्वेंस एंड रेशनल। हर चीज के लिए उसके पास रेशनल है कि क्यों रखा है, और ऑर्गेनाइज करने की जो बात की है तो वो सीक्वेंस यहाँ आती है, सब्सटेंस भी है, ठोस और तर्कबद्ध भी है करिकुलम। इट इज वेल डिजाइंड, और वेल डिजाइन से मतलब क्या है? प्लान, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर। आप सिलेबस में भी देखिए, कोई भी सिलेबस किसी भी क्लास का या लेवल का ले लीजिए, हर एक जगह पर आपको ढंग के प्लानिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगी। आपको सीक्वेंसिंग जैसा कुछ लगेगा, और लगेगा कि हाँ ठीक ठीक जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ओके, और उसके बाद फिर कुछ डेटा वगैरह, व्हाट्सएवर इट इज, कुछ प्लान वे में जाता है, स्ट्रक्चर्ड वे में वो चीज जाती है, और वही कंटिन्यूटी भी बनाती है, वही हमको पढ़ने पढ़ाने में मदद रूप भी होती है। इट हैज स्पेस फॉर इंक्लूजन ऑफ नॉवेल एंड कंटेम्पररी आइटम्स इवॉल्व सडनली। किसी भी अच्छे करिकुलम का हमेशा ये सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट होता है, वो लास्ट पॉइंट्स थोड़ा ओपन रखते हैं वो लोग। कंटेम्पररी इश्यूज, आज क्या हुआ है, और हमारा भी काम है कि हम लोग भी जब भी अपना सेशन लेते हैं तो उस सेशन में आज की तारीख में कहाँ क्या चल रहा है, अगर हो सकता है तो हमें वो चीज भी हमारे विषय वस्तु के साथ जोड़कर पेश करना चाहिए। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज विद इन क्लासरूम एंड आउटसाइड क्लासरूम। करिकुलम का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम क्लासरूम क्लासरूम, बाहर क्या खेलकूद भी तो कुछ तो करेंगे, वो भी आता है। सिर्फ खेलकूद ही नहीं होता है, कम्युनिटी सर्विस भी होता है। आज एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स, वो सब भी है, स्काउट स्काउट स्काउट, वो सब भी है। कम्युनिटी सर्विस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। हमको वो भी देना है, बच्चों को वो भी सिखाना है कि तुम इस समाज के अविभिन्न और अविच्छिन्न अंग हो। आज की तारीख में समाज तुम पर खर्च कर रहा है, तुम पर इन्वेस्ट कर रहा है। जो भी ग्रांट इन एड स्कूल्स में हैं बच्चे, दे आर बीइंग पेड बाय द स्टेट, so the society is investing in you. You have to work for the society, and for that community service is also very very important. और वो चीजें भी, उसके लिए भी स्पेस करिकुलम रखता ही रखता है, रखना चाहिए, नहीं है तो हमें ऐड करना चाहिए, वैसे होता है। नॉट रेस्ट्रिक्टिंग टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इट पॉन्डर्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, इट ऑल्सो सीज फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। हम लोग पीई, फिजिकल एजुकेशन का भी सेशन होता है। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट हम एक ही दिन रखते हैं, अभी योगा पर भी है। ये भी अनफॉर्चुनेट है कि सिर्फ एक दिन होता है, हमें जून महीने में एक दिन के लिए याद रखें। बट बेसिकली योगा इज समथिंग गुड, बढ़िया है, कोई गलत चीज नहीं है। और इट इज नॉट अबाउट कल्चर, और हम पैसा सबसे भी ऊपर जाके कि इट इज गुड फॉर ह्यूमन, इट इज गुड फॉर हिज डेवलपमेंट, इट इज गुड फॉर सोसाइटी। हर रोज करवाओ, हम हर रोज करने को तैयार है। 1 घंटा सुबह सुबह योगा कर लीजिए, 20 मिनट भी कर लीजिए, बहुत हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो इट पॉन्डर्स फॉर नॉट ओनली फॉर इंटेलेक्चुअल बट ओवरऑल डेवलपमेंट। और जब आप ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ओके, एथिकल एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स भी जरूरी है, पैसा भी तो जरूरी है। तो वो चीज भी डेवलपमेंट के लिए भी करिकुलम जो है वो ध्यान लेता है कि बच्चा कुछ कमा सके, वैसा भी कामकाज हो। तो सिर्फ आइडियलिस्टिक बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता है, तो वो भी जरूरी बन जाता है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। इट प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग, डिस्कशन और थिंकिंग स्किल्स, एंड साइमल्टेनियसली इम्बाइब्स वैल्यूज एंड एथिक्स। ये सारी चीजें भी कोई भी अच्छा करिकुलम देखता ही देखता है। और मैं एकदम दृढ़ता से मानता हूँ कि सवाल जवाब तो अच्छे से होना चाहिए, डिस्कशन भी एकदम अच्छे से होना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी ही चाहिए। सिर्फ उतना ही नहीं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होना चाहिए, हमको बाहर छोड़ना भी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप सभी ने सुना होगा। अब इट इज सच अ गुड सब्जेक्ट, पर अब वो क्लासरूम में पढ़ाने की चीज नहीं है। मार्केटिंग,
मैं एकदम दृढ़ता से मानता हूँ कि हमको मार्केटिंग के लिए बच्चों को 4 दिन बाहर छोड़ना चाहिए कि जाओ ये मार्केट घूम के आओ, सिलेबस में ही उसे बनाइए और रखना चाहिए कि मार्केट में जाओ देख के लाओ। कई लोग बिजनेस आइडिया लैब रखते हैं, बिजनेस आइडिया लैब। अब बिजनेस आइडिया लैब पे वो क्या करेंगे, आइडिया लैब बोलेंगे और आइडिया लैब कराएंगे क्लास में। अरे भाई क्लास में आप स्टूडेंट्स को बाहर भेजिए और देखने को बोले कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको बोलिए 50 सर्वे करेंगे किसी प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट का सर्वे कुछ कर रहा है कि कहाँ कहाँ उनको दिक्कत आती है, वही दिक्कत से जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ आइडिया है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले, दैट इज आइडिया। इफ यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज आइडिया। आज अमेजन इतना बड़ा कहाँ से बन गया, तो उसने थोड़ा सा देखा कि लोगों की कहाँ तकलीफ है, बाहर नहीं जा सकते बड़े बूढ़े, तो उनको घर बैठे कैसे मिल सकता है, तो दो हम घर बैठे देंगे। और वहां से देखिए आज अमेजन कितनी बड़ी कंपनी हो गई है ना। तो समथिंग लाइक दैट, समवन थॉट, सोचना है और हम सोचेंगे तो ही जाके, कहने का मतलब कि जो सब्जेक्ट जैसा हो, हमको जड़ता से सिर्फ क्लासरूम में बिठा के और हमको ही बोल 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 नहीं करना, यही करिकुलम है। हम लोग 10 करिकुलम मंगाए अगल बगल के स्टेट यूनिवर्सिटीज की, जो जो यूनिवर्सिटीज हमको लगती है अच्छी से अच्छी, और जिसे हम नेक में जिन्हें ग्रेड कम मिला उनकी भी मंगाए, और उनकी मंगा के कंपेयर करें और फिर देखें कि किस में क्या है, जो हमको पसंद आता है उसके बाद फिर वी में थिंक फॉर द अदर वन। दूसरे कंट्रीज का देख लें कि भाई पर्टिकुलर हम बीएससी का सपोज बना रहे हैं, तो बीएससी का दूसरी जगह जो 12+ वाले हैं, 3 ईयर साइंस वाले, उन लोगों का क्या है, एंड देन यू कंपेयर। आई एम वेरी श्योर। और अगर हमने उसमें ये ध्यान रखा कि हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी नीड्स क्या है, और उसके हिसाब से अगर हमने हमारे सिलेबस को उसके साथ कंपेयर किया, तो आई एम वेरी श्योर दैट वी कैन डू समथिंग बेटर, एंड देन ओनली द करिकुलम कैन बी समथिंग बेटर। दीज आर समथिंग मोर। अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे, इट इज ऑल अबाउट सर्विंग द कम्युनिटी। The curriculum is such that it helps you to serve the community. It helps you to serve the community. Overall अगर देखेंगे तो उसका मेन मुद्दा ये होता है कि आप कम्युनिटी के लिए क्या कर पाते हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिटी। आज आपने अपने आप को डेवलप किया है, दैट ऑल्सो इज इनफ। अगर आपने अपने आप को डेवलप कर दिया, कम से कम सोसाइटी पर तो बोझ नहीं है। आपने अपना ध्यान रख लिया, अपने परिवार का ध्यान रख लिया, दैट इज इनफ। इतना भी कर लो पहले, और फिर बाद में जितना समय मिलता है और कुछ कर सकते हो तो बातों से ही कुछ तो कर दो। दैट शुड बी द करिकुलम ओवरऑल। टुडे वी हैव helped you, I have helped you through this discussion to know and perceive the idea about the curriculum and perspectives of curriculum. We talked also about the consideration for designing curriculum and also about objectives and organization of the content. I am very sure that this content, and especially the characteristics and the perspectives, they are likely to add and help us to do something more and better. This is not all, but I have shared you the glimpse. Still a lot needs to be done, and as such what I said, मैंने जैसे कहा कि हमको अगल बगल की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज की भी करिकुलम को देखना चाहिए, उनमें क्या खास है, उनके टॉपिक्स कैसे हैं, उन्होंने क्यों ये रखा है। हमको सिर्फ देख के ही रख नहीं देना है, हमको तर्क भी देखना है कि क्यों ये कोर्स रखा गया है, और फिर उसके बाद आप लोग एक ग्रुप बनाकर एक बढ़िया सा सिलेबस बनाइए, सॉरी करिकुलम बनाइए अपने लिए, अपने यूनिवर्सिटी के लिए, एंड देन दैट वन यू कैन कंपेयर विद द अदर फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, कुछ भी, और बने वहां तक कोशिश ये करें कि जो नियरली हम जैसे हों उनसे हम कंपेयर करते हैं, तो आई थिंक दैट इज बेटर। फिर हम बहुत डेवलप्ड कंट्री से कर लेंगे तो शायद उन लोगों का स्टेटस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, उनका वे ऑफ डीलिंग अलग है, उनकी पेडागोगी अलग है, तो शायद हमको तकलीफ पड़ सकती है। तो बेहतर ये रहेगा कि हम हमारे लेवल वाले जो है दूसरी जगह पर यूरोपियन कंट्रीज हैं या एशियन कंट्रीज हैं, तो उनमें भी हम दूसरे लोग जो हम जैसे हैं उन लोगों को देखें और उनका कोर्स सीखें और उनके हिसाब से कुछ डेवलप करें।
That is something very good. One very good thing which I found in a particular country, I have found that for all the courses, they are supposed to have 1 year internship in foreign country. फॉरेन कंट्री बोलेंगे, बोला आप फॉरेन कंट्री में जाओ, वहां जाके एक साल आपका इंटर्नशिप रहेगा, आप करके आओ, आप लैंग्वेज सीखते हैं, सपोज आप हिंदी सीख रहे हैं तो आपको हिंदी सीखने के लिए भारत चले जाओ और भारत में जाके सीखो हिंदी। आप सपोज चाइनीज सीख रहे हैं तो यू गो टू चाइना एंड गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज व्हाट एंड गो एंड लर्न मोर। 1 ईयर कंपलसरी, और फी भी सब आपको भरना है, यू नो। इट इज अ बिट कॉस्टली, थोड़ा महंगा पड़ जाता है स्टूडेंट्स को, बट I tell you, the experience which the students gain, that is something very great and huge. Something very great and huge. Okay, our curriculum should be something like that, provided that our people also join us and we are able to promote this curriculum to the students and its benefit to the students. With this, I end here. If you have any questions, you may please feel free to have the questions. Before I end, I take this opportunity to thank all the participants as well as the UGC HRDC, Nagpur, Dr. Preeti, Dr. Rekha. Thank you so much for giving me this opportunity to interact with such a good mass. I'm very sure that this whole activity till now, whatsoever you have done, that will certainly prove very, very fruitful. Thank you so much. थैंक यू सो Any मच questions, सर। please? यस, किसी को कुछ क्वेश्चन है और कुछ फीडबैक देना है तो बोल सकते हैं। नो क्वेश्चंस? और एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड? आर यू ऑल देयर? कि सो गए सब लोग? Yes, I want to give my feedback that yes, शीतल मैम प्लीज। नहीं, रूपा मैडम आई hello. थिंक। Yes, sir. Thank you for the your session. It is very much actually very good session it was, and very informative. Thank you, sir. Thanks a lot. Okay, thank you अपना रूपा। जो सिलेबस है, जो अभी भी जॉब ओरिएंटेड या जो अपने बच्चे पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के बाद में भी अभी तक उनको जॉब का ये नहीं है, या वो कुछ बिजनेस की सोच नहीं रखते हैं, तो फिर हम क्या करें, या हमारे टीचिंग में कैसे उनको हम ये कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं? मैडम, उसके लिए सबसे पहले तो हमको हमारा करिकुलम भी वैसा डिजाइन करना चाहिए। और कभी भी देखिए, कोई भी करिकुलम अपने में कभी भी पूर्ण संपूर्ण हो ही नहीं सकता। तभी पूर्ण होगा जब उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से किया जाएगा। और इम्प्लीमेंटेशन की जब भी बात आती है तो वहां बात आ जाती है हमारी और आपकी, ये मुझ में और आप में, कि हम कितना इंटरेस्ट हमारे बच्चों में क्रिएट करवा पाते हैं, डेवलप करवा पाते हैं और उनको राह दिखा पाते हैं। ओके, आप देखिए कि किसी भी कंट्री में, आप दूसरे कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं तो यहीं पर जो लोग पान खाते रहते हैं, यहाँ कहीं भी थूकने के लिए ठीक है कर लेते हैं, पर वहां जाके वो वहां थैली रखते हो जाते हैं, खाते हैं पान पर थैली रखते हैं और वो थैली में थूकेंगे, या डिब्बी रखते हैं और डिब्बी में थूकते हैं, या फिर खाना ही बंद कर देते हैं। तो यू नो, इट इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग। हमको भी हमारा करिकुलम भी और सशक्त और मजबूत करना है। ओवर एंड अबव दैट, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे हमको एकदम सर्टेनली फोकस करना है। एनईपी चाहे कितनी भी अच्छी हो, पर उसका हेलो, इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इट इज ऑल अबाउट, सो माय वॉइस, आई एम नॉट ऑडिबल? यू आर ऑडिबल सर। What I mean to say is that it is all about implementation part. और हमको ये फोकस करना है, हमारे बच्चों को भी हमको आफ्टर 10th वी हैव टू हेल्प देम स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाट। आज अगर हम प्लानिंग कमीशन का भी देखें रिपोर्ट, तो it says that it can provide less than 2% of the graduates the job, government jobs. So what about the other 98%? हमको तो सिर्फ ये क्वेश्चन रखना है, और क्वेश्चन रख के फिर उनको बताना है
कि भैया कहाँ जाओगे, तो चलो अब ढूंढना है, लेट अस मूव एंड थिंक हाउ टू मूव दैट। इससे छोटा उसके लिए बिजनेस में भी हमको पहले, अभी हम लोग सीधे कंपैरिजन कर देते हैं। आज देखेंगे तो केस स्टडी, कभी भी अदानी साहब का केस स्टडी ले आएंगे, अंबानी साहब का केस स्टडी ले आएंगे, है ना। अब वी कैन स्टार्ट विथ इवन स्मॉल और बिग जैसी, इट इज ऑल अ पर्सपेक्टिव। वी हैव टू हेल्प देम नो एंड अंडरस्टैंड। जो हमारे अंदर अंदर पहले नजदीक वाले हैं, पहले उनको बताइए कि ये एग्जांपल्स भी हैं, देखो कि ये लोग भी डेवलप कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर ओन, लेट अस डू दैट। When we start with this and slowly and gradually you rise, बनिए ना, अदानी बनिए, कोई ना नहीं है, बट तब थोड़ी पहले शुरुआत कीजिए, कहीं से शुरुआत कीजिए, वो शुरुआत होगी तभी काम होगा। लेकिन हमारे वहां भी कैसा हो गया कि सारे लोग पहले दिन से ही हर लोगों को रातों रात अदानी बन जाना है। दैट इज नॉट रातों रात। अदानी ऑल्सो टुक इयर्स एंड इयर्स। अंबानी साहब ने भी सालों लिए, टाटा साहब ने सालों लिए, तब जाके आज वो लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वी कैन नॉट गेट इट विद इन अ डे और टू। So these things we have to help them understand, and we have to let them know that after graduation what they are going to face. So they have to be prepared. हेलो सर, सर आई जस्ट वांट टू जी कंक्लूड दैट कि जैसे इसके बेनिफिट के लिए आर यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजिंग अ सिंपोजियम, जिसमें जस्ट टाइप ऑफ एकेडमिया इंटरफेस, जिसमें हमने सारे मैनेजमेंट से या इंडस्ट्रीज के पर्सन्स को बुलाया है, सो दैट दे कैन गाइड अस इन आवर करिकुलम कि वो किस तरह से हम उसको फ्रेम करें, सो दैट इट विल बेनिफिट फॉर द प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो। बिजनेस के अकॉर्डिंग जॉब ओरिएंटेड होने के लिए कैसे उसको हम लोग फ्रेम करें, तो एक इंट्रैक्शन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वी कैन फ्रेम। तो यूनिवर्सिटी को भी ये सारे मतलब सिंपोजियम वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए, सो दैट वी कैन नो द कंपटीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल। और ओवर एंड अबाउट दैट, यू नो, every graduation or every course should end with an internship। वो एंड होना ही होना चाहिए। इंटर्नशिप में जाएं, समझे, देखें, 6 महीने रगड़ें अपने आप को, वहां जो लर्निंग हो, दैट इज अ प्रैक्टिकल लर्निंग एंड दैट ओनली एड्स। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? I hope I am able to satisfy your answer, madam. यस सर, यस। लेकिन अभी भी हम प्रैक्टिकल जैसे व्यू लेते हैं, हम प्रैक्टिकल लेते हैं तो भी बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। हम ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल लेंगे तो भी बच्चों का ऐसे इंटरेस्ट नहीं, उनको लगता है कि प्रैक्टिकल मतलब ये हो गया, खाली हमने कनेक्शन कर दिए या उसका आउटकम वो नहीं सकते हैं। यस, तो वो एक्चुअली उसका भी एक मेजर प्रॉब्लम क्या है मैडम, कि आज तक हमने उनको बताया नहीं। आप साइंस में भी देखिए, मैंने इसके लिए भी कई बार बात किया है और बोलता हूँ कि बच्चे हमारे जो हैं, वाटर H2O, वो केमिकल फॉर्मूला याद है उनको, बट देन उसके सिवाय आगे और क्या, पंखा है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ चुके हैं, पर उन्होंने आज तक इलेक्ट्रिक मोटर देखा ही नहीं है। आज हम इसी पंखे को क्लासरूम में उतरवा के, उनको निकलवा के और इलेक्ट्रिक मोटर बता के, उसका फिटिंग बता के, और फिर हम वापस से फिट करवाते हैं, तो बच्चों का एक लर्निंग भी हो जाता है, प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल भी हो जाता है और अर्निंग भी हो जाता है। कम से कम सीख तो लिया, अपने घर का पंखा तो ठीक करेंगे। मतलब यू नो, दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल, बट वी हैव टू गो लाइक दैट। आप जब तक बच्चों को, हम लोग खुद ही ये ऑब्जेक्टिव नहीं बताएंगे कि ये मोटर कहाँ काम लगता है, हम वही नहीं बता पाते हैं। एक्चुअली हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता है, वो नहीं बता पाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, तो बच्चा ऐसा समझता है कि चलो ये तो ठीक है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल, पास ही तो होना है, हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। बट 12th तक उनके प्रैक्टिकल ही नहीं होते हैं, उनको प्रैक्टिकल बस लिखवा के लेते हैं, तो भी उनका प्रैक्टिकल जो भी इंटरेस्ट है वो डेवलप ही नहीं हो पाता है अभी। हाँ मैडम, पर हमने आपको अगर वैसा स्ट्रक्चर ही बना दिया है कि उनको सिर्फ लिख के देना है, तो फिर कौन इंटरेस्ट लेगा, मुझे बताया। और हमने उसको क्या जोड़ दिया है, मार्क्स के साथ। हमारा टोटल ओरिएंटेशन तो कहाँ चला जाता है, फोकस हमारा होता है मार्क्स पर। अब मार्क्स पर ही तो बच्चे भी सोचते हैं कि कैसे मार्क आएगा, अच्छा लिखना है ना, अच्छा हैंडराइटिंग में लिखना है, अच्छा हैंडराइटिंग निकालो, टीचर मार्क तो अच्छा दे ही देगी, अच्छा हैंडराइटिंग है तो। समथिंग लाइक दैट इज आल्सो गोइंग ऑन। तो यू नो, वी हैव आल्सो टू थिंक ऑफ दैट, इट इज नॉट अबाउट योर मार्क्स। और हमको हमारे बच्चों को, ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, समाज को। ये खाली मैं और आप नहीं कर सकते, या यूजीसी नहीं कर सकती, या सरकार नहीं कर सकती है। हर पेरेंट को भी ये सोचना है कि इट इज नॉट अबाउट मार्क्स, इट इज अबाउट प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड, इट इज अबाउट हेल्पिंग योर चाइल्ड टू नो एंड लर्न द प्रैक्टिकल्स, टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड। ओके,
When we will understand these values, only then the things will change. Otherwise, it is just theoretical. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I now request Mr. Bhange sir to kindly propose vote of thanks. Bhange sir, are you there? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, thank please. you. It has been such an honor to be a part of these wonderful sessions. On the behalf of the HRDC Nagpur, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest, Honorable Dr. Avdesh Jha sir. We are really enlightened with your knowledge and presentations. It is a great sessions to us. Thank you, sir. Thank you very much. And I extremely thankful to respected Dr. Preeti Dharmik ma'am for giving us to concentrate to listen the eminent personality Dr. Avdesh Jha sir. I express my thanks towards the faculty members of HRDC Nagpur who directly or indirectly support for these sessions. And lastly, thanks all participants who participate and actively participation on this session. Thank you, all of you. Thanks. Thank you so much. Thank you, Jha sir, once again from all of us. Thank you. Ji, sir. Bye. Bye, sir. Thank Good you, day. sir. Thank you.